हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका क्या मतलब है, मीनिंग है ना, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, पहले से हमें हेडिंग लिख करके रखे हुए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं ना। अब यहाँ आपको समझना है डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या अंतर है। ठीक है ना, पहले हम आपको ये समझा देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे जब बच्चे होते हैं ना, तो उसको ये पता रहता है कि 2 जैसे इंटू 3 है, इसको भी हम लोग 6 बोलते हैं, और 2 क्रॉस या इसको 2.3 पढ़िए अभी, और 2 क्रॉस 3 को भी हम लोग क्या बोलते हैं, 6 बोलते हैं। डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं 2.3 यहाँ पर क्या आ गया, 2 क्रॉस 3 के बराबर। या तो आप ऐसे बोलिए 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 6 एंड 3 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 6, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या बोलते हैं अलजेब्रा में 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2। ठीक है, और यहां देखिए क्या ये दोनों बराबर हम लिख सकते हैं 2.3 इक्वल्स टू 2 क्रॉस 3, या आप ऐसे बोल सकते हैं 2 क्रॉस 3 इक्वल्स 2.3 इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2। ये सब सिंपल हम लोग अलजेब्रा में यूज करते हैं ये सब कंसेप्ट का, हाँ या ना। आपको ये बात पता है कि नहीं है। लेकिन जैसे हम वेक्टर में आएंगे, है ना, वेक्टर चैप्टर में जैसे ही हम आएंगे, यहां पर डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ही चेंज हो जाता है ना, इसका डेफिनेशन ही चेंज हो जाता है। याद रखिएगा इस बात को। ये सिंपल अलजेब्रा है, तो यहां पर इसका डेफिनेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये सब सेम ही चीज है। 2 इंटू 3, 2.3, 2 क्रॉस 3, है ना, 2.3 इक्वल्स टू 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 6, 3 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 6। तो आप बोल सकते हैं 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2। ठीक है, 2.3 इक्वल्स टू 2 क्रॉस 3, है ना। मतलब ये सब आराम से इक्वल यहां पर होता है। ठीक है, जैसे ही वेक्टर चैप्टर में हम लोग प्रोसीड करते हैं, वेक्टर चैप्टर में आते हैं, ठीक है, इसका डेफिनेशन ही यहां पर चेंज हो जाता है, चूंकि चैप्टर का नाम है वेक्टर, है ना। याद रखिएगा ये बात, ये अलजेब्रा नहीं है। अलजेब्रा में जिस चीज को आप वेरिएबल मान करके चलते हैं, यहां पर वो क्या होता है, स्केलर का काम करने लगता है। जैसे अलजेब्रा में हम लोग एक्स वाई जेड को क्या करते हैं, वेरिएबल एज्यूम करके चलते हैं, और यहां पर यूनिट वेक्टर आई जे के अलावा बाद बाकी जो भी है सबके सब कांस्टेंट है। समझ में आएगा, यही एक इसमें अंतर है। तो चलिए पहले थोड़ा सा हम यहां पर और भी बात करते हैं आपके बीच। जैसे देखिए एक वेक्टर ए दिया हुआ है जो है 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के मान लेते हैं, और वेक्टर बी दिया हुआ है क्या, 3 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 2 इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस के कर लेते हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए डॉट बी निकाल लेते हैं, ए डॉट बी निकालते हैं। ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होगा, तो हम आपको बताए थे ए डॉट बी निकालने के लिए, इससे जस्ट पीछे वाले लेक्चर में जब आप जाएंगे तो वहां पर हम आपको बताए थे ए डॉट बी कैसे निकाला जाता है। यूनिट वेक्टर आई का जो कोफिशिएंट है पहला वेक्टर में, है ना, और सेकेंड वेक्टर में यूनिट वेक्टर आई का जो कोफिशिएंट है, दोनों को कोरस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहां आई का कोफिशिएंट बोलिए या स्केलर कंपोनेंट बोलिए, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा क्या, 2 इंटू 3 प्लस इसका जे का कंपोनेंट देख लीजिए, स्केलर कंपोनेंट 1 है, यहां पर जे का स्केलर कंपोनेंट 2 है, फिर प्लस 1 इंटू माइनस 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा 6 प्लस 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 8 माइनस 1, दिस इज 7। ए डॉट बी इक्वल्स टू कितना हो गया, 7 निकल गया। तो यहां देखिए ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अभी यहां पर हम निकाले हैं, तो क्या आया, 7 आया। 7 एक स्केलर क्वांटिटी है। 7 क्या है, स्केलर क्वांटिटी। सेवन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप याद रखिएगा दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर, है ना, प्रोडक्ट भी बोलते हैं। कहीं कहीं लिखा हो रहा था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फाइंड आउट करें, तो आप दोनों का मतलब सेम ही समझिएगा। कहीं कहीं आपको ऐसे लिखा हुआ रहेगा फाइंड, या चलिए यहां ए दिया हुआ है, लेट ये दिया हुआ है, और बी भी दिया हुआ है, क्या कहेगा यहां पर, देन फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी। जब ये दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कहेगा निकालने के लिए, तब भी हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ही निकालेंगे। और हम आपको यहां बताए हैं क्या,
स्केलर प्रोडक्ट में a डॉट बी बराबर होता है b डॉट ए, और इसको प्रूव भी किए थे, ऐसे किए थे चूंकि a डॉट बी होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, और यहां देखिए इसका मतलब होता है क्या, b का मैग्नीट्यूड a का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। यहां पर आप जानते हैं ये दोनों में इंटरचेंज भी यदि हम कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a का मॉड b का मॉड इंटू कॉस थीटा, यहां पर भी a वेक्टर a का मॉड वेक्टर b का मॉड इंटू कॉस थीटा। क्या देखें आप, a डॉट b डॉट a के बराबर होता है, लेकिन यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में हर चीज आपको थोड़ा सा अलग दिखेगा आपको, ठीक है, भारी नहीं है, मतलब आपको अलग दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा, तो इससे क्या दिक्कत है ना। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, अभी हम यहां पर बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए a क्रॉस b है, ये स्केलर नहीं होता है। दो वेक्टर का याद रखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही होता है। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे, ऐसे क्रॉस, इसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस, है ना, और प्रोडक्ट में हम लोग यूज करते हैं, इसीलिए a क्रॉस b इसको बोलेंगे हम लोग। जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना रहे तो, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं ये हम आपको बता देते हैं, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है। समझ में आया क्या, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी ही होता है, ये बात हम आपको अभी बोले हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, ये सब चीज हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये एक फील था डॉट और क्रॉस के विषय में, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते, यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ऐसे बोलना गलत हो जाएगा, गलत। क्या बोलना गलत हो जाएगा, a डॉट बी बराबर a क्रॉस बी, चूंकि अभी हम बोले हैं a क्रॉस बी एक वेक्टर को शो करता है, और ये किसको शो करता है, स्केलर को, और कोई भी स्केलर वेक्टर के बराबर नहीं होता। यदि वेक्टर स्केलर के बराबर हो जाता है या स्केलर वेक्टर के बराबर हो जाता है, तो हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को टू पार्ट में डिवाइड ही क्यों करते। ये बात भी सोचने वाली बात है ना, कि जब फिजिकल क्वांटिटी को हम टू पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, और यदि दोनों सेम नहीं होता, मतलब कोई अंतर ही दोनों में नहीं रहता, तो हम लोग वेक्टर स्केलर पढ़ते ही नहीं। तो याद रखिए कभी भी वेक्टर स्केलर के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये दिखाएगा हमेशा स्केलर प्रोडक्ट को, ये दिखाता क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट को, ठीक है, मतलब ये हमेशा वेक्टर को दिखाएगा। ओके, इसका मतलब a डॉट बी कभी भी a क्रॉस बी के बराबर हम लोग नहीं लिखते हैं, जैसे कि यहां पर तभी लिख दिए थे 2.3 इक्वल्स टू 2 क्रॉस 3, ठीक है। ये अलजेब्रा में ही चलता है, यहां पर नहीं चलेगा वेक्टर चैप्टर। बस ये सब तो आप फील कर सकते हैं, समझ सकते हैं जो अभी हम बोल रहे हैं, ठीक है। और सेकेंड नंबर में आइए, a क्रॉस बी भी बराबर नहीं होता है b क्रॉस a के। आगे हम हर चीज को लिखेंगे, लेकिन यहां पर हम आपको समझा देते हैं, एक फील दिला देते हैं। जैसे यहां पर हम लोग अलजेब्रा में लिखते थे ना 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 3 क्रॉस 2, लेकिन यहां पर वेक्टर चैप्टर में हम ऐसा नहीं लिखेंगे, चूंकि a क्रॉस b एक अलग वेक्टर होता है, b क्रॉस a एक अलग वेक्टर होता है। हम आपको बताए हैं दो वेक्टर को हम लोग इक्वल वेक्टर तब कहते हैं जब दोनों मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में भी सेम हो। ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम हो जाएगा, बट डायरेक्शन में सेम नहीं होता है। b क्रॉस एक अलग दुनिया का वेक्टर है ठीक है, और a क्रॉस b एक अलग दुनिया का वेक्टर है, ठीक है। दुनिया ही दोनों का अलग अलग है, ठीक है, बट पैरेलल तो दोनों है, हम आपको बता देंगे पैरेलल है दोनों, वो तो बाद की बात है। अभी तो आप ऐसे समझिए b क्रॉस a और a क्रॉस b दोनों भी इक्वल वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब डिस्कशन करते हैं, तो आखिर a क्रॉस b है क्या, a क्रॉस b जो वेक्टर है आखिर वो कौन सा वेक्टर है, उस वेक्टर के बारे में भी तो हमें जानकारी लेनी है ना। यदि a क्रॉस b एक वेक्टर है, तो वो वेक्टर कौन सा वेक्टर है, इसके बारे में मेरे को जानना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहां पर दो वेक्टर हम पहले ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये वेक्टर a है और ये दूसरा वेक्टर b है, और a क्रॉस b, पहले a क्रॉस b के बारे में मेरे को जानना है।
ध्यान देना है यहां पर आपको, ए क्रॉस बी के बारे में मुझे जानना है, ए क्रॉस बी के बारे में मुझे जानना है, ठीक है। चलिए ए क्रॉस बी के बारे में पहले जानते हैं, उसके बाद बी क्रॉस ए के बारे में जानेंगे, ठीक है, फिर इसके बारे में जानेंगे। यदि आपको ए क्रॉस बी के बारे में जानना है तो याद रखिएगा, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर है। ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर ए क्रॉस बी जो होगा, याद रखिएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी एक क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है। विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इसका मतलब जो है ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है किस पर, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर होता है वेक्टर ए पर, ठीक है। और ए क्रॉस बी वेक्टर जो है परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी के भी। याद रखिएगा इस बात को, ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर किसके होता है, वेक्टर ए का, और ए क्रॉस बी वेक्टर बी का भी परपेंडिकुलर होता है। इससे आप ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ए क्रॉस बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 के बराबर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, 0। यहां भी ए क्रॉस बी परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के, तो यहां भी जब आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है, तो 0 के बराबर आ जाएगा वैल्यू। तो आगे एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, समझ में आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में ऐसे जब आप वहां जब जाएंगे, आगे जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर ऐसा यदि होगा तो हम आपको पढ़ा देंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वो जेईई मेन के सिलेबस में है और एडवांस के सिलेबस में तो है ही, ठीक है। तो उसमें भी वहां देखने को मिलेगा आपको ए क्रॉस बी डॉट ए 0 के बराबर होता है, बी क्रॉस ए क्रॉस बी डॉट बी भी 0 के बराबर होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है वो आपको यहां से पता चलेगा कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, और ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब आप ऐसे समझिए ना कि ए क्रॉस बी एक वेक्टर है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। अब हम आपको इसके बारे में समझा देते हैं यहां पर। अब ए क्रॉस बी हम देखेंगे कहां, कैसे देखेंगे, है ना। ए क्रॉस बी को एक देखने का तरीका होगा, नजरिया होगा ना, ए क्रॉस बी कहां होगा आखिर। याद रखिएगा, ए क्रॉस बी को निकालने के लिए आप क्या कीजिए, अपना राइट हैंड जो है उसको वेक्टर ए पर रखिए। यदि आपको ए क्रॉस बी के बारे में जानना है, ठीक है, तो वेक्टर ए पर आप क्या कीजिए, अपना राइट हैंड को रखिए ऐसे करके, ठीक है, और इसको क्या कीजिए, बी की ओर घुमा दीजिए, बी की ओर घुमाइए, ये हो जाएगा। अब देखिए, जब आप इसको जिस टाइम में घुमा रहे थे तो ये आपको दिख रहा है राइट हैंड थंब, इसको थंब भी बोलते हैं ना। तो इसका जिधर डायरेक्शन होगा, ठीक है, देख लीजिए इसका डायरेक्शन किधर है। जब आप इसको ऐसे घुमा रहे थे ये तो ऊपर की ओर था ना, इसका मतलब वेक्टर ए क्रॉस बी जो है ऐसे है। अब देख लीजिए आप, ऐसे है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में होगा वेक्टर ए क्रॉस बी, और वेक्टर ए क्रॉस बी यदि इस डायरेक्शन में होगा तो ये देखिए, हाँ, इस डायरेक्शन में होगा, और वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, ये दोनों प्लेन में है, ये ऐसे है, तो परपेंडिकुलर ऑब्वियस सी बात है, होगा ही। समझ में आया कि नहीं आया। जैसे मान लीजिए ये जो है, जो आप देख रहे हैं यहां पर ब्लैक बोर्ड है, ये क्या होगा, फर्श के परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्योंकि सीधा सीधी हम लगाए हैं, तो ये फर्श के परपेंडिकुलर होगा। चाहे आप इसको ऊपर ले जाओ, ऐसे ले जाओ, क्या हम इसको ऐसे ऐसे बोल देते हैं, क्या ये फर्श के परपेंडिकुलर है, ऑब्वियस सी बात है, होगा ही। यदि हम ये बोल रहे हैं कि ये सीधा सीधी है, मतलब 90 डिग्री पर झुका हुआ है प्लेन के साथ, ठीक है, नीचे जिस पर हम खड़े हैं अभी, तो ये क्या होगा, उस पर परपेंडिकुलर होगा ही, ठीक है। ये तमाम जो है आप बोल सकते हैं, कहीं भी आप ले जाइए, ठीक है, ये क्या होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर ये चौक हो जाएगा।
उसी प्रकार से ऐसे ए क्रॉस बी यदि इधर होगा तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं ना, ऐसे दिखा देते हैं। यही तो है ए क्रॉस बी वेक्टर। याद रखिएगा ए क्रॉस बी वेक्टर ये है, ठीक है, जो कि वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, जो कि वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। आपको देखने में ये बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो एक छोटा सा वेक्टर आपको दिखेगा। समझ में आया कि नहीं आया? तब एक वेक्टर की तरह दिखेगा आपको। जैसे मान लीजिए, चलिए हम इसको मान लेते हैं क्या, वेक्टर सी, ठीक है। ए क्रॉस बी को हम क्या किए, सॉल्व कर लिए और हम बोल दिए क्या, ये वेक्टर सी है। तो यदि कोई आदमी आपसे ये पूछे, अच्छा, यदि आपसे कोई आदमी ये पूछे C is a vector quantity which is perpendicular to vector A and vector B, then क्वेश्चन मान लेते हैं इसको, देन ऑप्शन ए है, देन सी इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ए डॉट बी, डी में है नन ऑफ दीज। तो चलिए पहले इसको समझने से पहले और भी चीज हम समझते हैं कि जब दो वेक्टर है ना, जब दो वेक्टर दिया हुआ रहेगा आपको किसी स्पेस में, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर वेक्टर के बारे में पूछा, जैसे मान लीजिए ये दोनों वेक्टर के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसके बारे में यदि आपसे पूछा जाए, तो आप देखिए ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना, यदि हम बी को इधर रोटेट करें तो इसका थंब क्या होगा, नीचे की ओर गिरेगा ना, मतलब उधर चल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर हम दो वेक्टर को रख रहे हैं, यहां पर ऐसे और ऐसे रख रहे हैं। अब मेरे को बी क्रॉस ए निकालना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालना रहेगा तो ए पर क्या करेंगे, हम अपने राइट थंब को, राइट हैंड को रखेंगे, है ना, उसको इस प्रकार से रोटेट करेंगे तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन इधर आएगा। लेकिन यदि बी क्रॉस ए का डायरेक्शन यदि बात किया जाए तो बी पर क्या करेंगे, हम इसको रखेंगे, है ना, ऐसे करके रखेंगे ऐसे, और इसको ऐसे घुमाएंगे, एक की ओर घुमाएंगे तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, उधर जाएगा। लेकिन ऐसे तो हम लोग दिखा नहीं सकते 3D में, हाँ है ना। तो इसी चीज को हम ऐसे ही फील कर लेते हैं कि बी क्रॉस ए, चलिए पहले इसका डायरेक्शन दिखा देता है, ऐसे ऐसे डायरेक्शन इसका हो जाएगा, ठीक है, मतलब ऐसे जाएगा, ये ऊपर ऊपर की ओर जाएगा। और बी क्रॉस ए जब आप निकालेंगे तो ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा तो ये डायरेक्शन क्या होगा, ऐसे जाता उधर, जैसे इसका ऐसे कि इधर आया था तो वो इसका सीधा अपोजिट जाएगा। समझ में आया क्या? लेकिन उसको कैसे दिखाएंगे हम, उसको नीचे ही दिखा देते हैं, उसको हम नीचे ही दिखा देते हैं। ये हो जाएगा क्या, बी क्रॉस ए। तो याद रखिएगा बी क्रॉस ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी क्रॉस ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। इसमें क्या दिक्कत है, परपेंडिकुलर तो ये भी है, ये भी है ए और बी के। जैसे आपको लगा कि ये ऐसे है तो ये मान लीजिए ऐसे है, तो ये अब ये वेक्टर को आप यहां पकड़िए, यहां पर है और ये पीछे, तब भी तो ये परपेंडिकुलर होगा ना। इसमें कोई, चलिए थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं। जैसे देखिए वेक्टर ये है ना, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, अभी ये पीछे वाले परपेंडिकुलर का बात कर रहे हैं, ये वाले का, ये वाले इधर वाले, इसको जब हम ऐसे घुमाएंगे तो ये डायरेक्शन इधर आएगा, तो वो ये जो परपेंडिकुलर आपको दिख रहा है ना, ये हो जाएगा। और यदि आप इसको ऐसे घुमाएंगे तो राइट हैंड थंब जो है वो आपकी ओर दिखेगा, कैमरा की ओर दिखेगा, है ना, तो वो आपको इधर दिखने लगेगा। लेकिन ये दोनों ही वेक्टर क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए जो होता है वेक्टर क्वांटिटी है, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है।
समझ में आया क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब याद रखिएगा बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी जो वेक्टर है दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है। मतलब जहां ये कोई रे तो नहीं है कि जहां तक मेरा मन किया वहां तक लेके चले गए, जा रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। इसका कोई कुछ ना कुछ इसका मैग्नीट्यूड होगा। समझ में आया क्या? इसका भी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेकिन जो भी मैग्नीट्यूड होगा दोनों का होगा क्या? इक्वल। मतलब ऐसे हम बोल सकते हैं ए क्रॉस बी का मॉड और बी क्रॉस ए का मॉड, ये दोनों के दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों मैग्नीट्यूड में दोनों वेक्टर इक्वल है, बट डायरेक्शन में देखिए अपोजिट है ना। ये दोनों वेक्टर क्या है? मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है। और ये दोनों को मेरे को यदि इक्वल करना रहता, आप ऐसे समझिए कि हम आपको बताए थे पीछे वाले चैप्टर में, जब आप जाएंगे तो वहां आपको महसूस होगा, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर बी है, और चलिए दूसरा वेक्टर बी है, आप ऐसे समझिए, और यहां हम आपको ऐसे बोल देते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है? मैग्नीट्यूड में अपोजिट है, मतलब मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। अब दोनों को मेरे को रिलेट करना है, मतलब दोनों में संबंध स्थापित करना है, रिलेशन दोनों में ढूंढना है, ठीक है। तो रिलेशन कैसे बनाएंगे? तो किसी एक वेक्टर को आप पहले लिख लीजिए और ये दोनों में यदि रिलेशन आपको जोड़ना है, और दूसरा वेक्टर को भी इसी के पैरेलली लिख लीजिए, ठीक है, और किसी एक में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों इक्वल हो जाएगा। चाहे तो आप इसमें कर सकते हैं या नहीं तो आप इसमें कर सकते हैं। जब दो वेक्टर क्या रहे? मैग्नीट्यूड में सेम एज वेल एज डायरेक्शन में अपोजिट, ठीक है। दोनों में से किसी एक में यदि आपको ये मतलब किसी एक में यदि आप -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा? इक्वल। मतलब वेक्टर में निगेटिव से मल्टीप्लाई किए, इसका मतलब क्या हो गया? दोनों का डायरेक्शन हो गया सेम। अब इसका जैसे इसमें माइनस से मल्टीप्लाई किया, अब ये इधर चल गया है ना, इस डायरेक्शन में आ गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया इसका। अब दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, यदि आप दोनों को ओवरलैप करा देते हैं, इसको ऊपर चढ़ा देते हैं, पूरा पूरी क्या करेगा? ये ढक लेगा। इसका मतलब वेक्टर ए बराबर लिख देंगे माइनस वेक्टर बी। नहीं आई बात समझ में? ये दोनों वेक्टर डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। आपको सेम डायरेक्शन में करना है, किसी एक में आप निगेटिव से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी एक में क्या हो जाएगा? माइनस से मल्टीप्लाई करते ही डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाता है? उलट देता है ना। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डायरेक्शन इस साइड हो जाएगा, इसमें करते तो इसका डायरेक्शन ऐसे हो जाता। और आप जानते हैं एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह हम शिफ्ट कर सकते हैं। समझ में आया क्या? एक जगह से दूसरी जगह हम वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं। तो यदि हम यहां से इसको इस पर शिफ्ट करेंगे तो एक दूसरे को क्या करेगा? पूरा पूरी ढक लेगा। तो मतलब उस जगह पर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी दिखने लगेगा, या तो वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस वेक्टर ए दिखने लगेगा, ठीक है। तो अब यहां देखिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में, ठीक है, क्या अंतर है? दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, लेकिन यदि दोनों को इक्वल करना है, इक्वेट करना है, तो क्या करेंगे हम? किसी एक में आप क्या कीजिए? माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा? अब ये वेक्टर जो है इस ओर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या? माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। या यदि आप चाहते हैं इसी को नीचे करने के लिए तो नीचे कर लीजिए, और माइनस ए क्रॉस बी हो जाएगा। बस वेक्टर चैप्टर काफी आसान है, केवल आपको यहां जोड़ घटाओ इसका समझना है, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन चेंज हो जाता है। यदि हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ए क्रॉस बी में, तो इसका डायरेक्शन सीधा सीधा अपोजिट हो जाएगा। इस केस में ये दोनों बराबर दिखने लगेगा, इस केस में ये दोनों बराबर दिखने लगेगा। इसका मतलब ए क्रॉस बी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर आ जाएगा, और बी क्रॉस ए किसके बराबर आ जाएगा? किसके बराबर आ जाएगा? माइनस ऑफ ए क्रॉस बी के बराबर आ जाएगा। ओके, यहां तक मेरे को नहीं लग रहा है कि दिक्कत आया होगा। याद रखिएगा ए क्रॉस बी क्या है? ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर, इज ए वेक्टर क्वांटिटी, है ना, व्हिच इज ए क्रॉस बी ले लीजिए और एंड कर देते हैं ना बी क्रॉस ए। ये दोनों के दोनों वेक्टर ही हैं, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। चूंकि ये जो आप नीचे देख रहे हैं, नीचे जो बी क्रॉस है, ये भी दोनों क्या है? ए और बी के परपेंडिकुलर है, और ए क्रॉस बी भी दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। ऐसे आदमी लोगों को, ठीक है ना, ज्यादातर लोगों को ए क्रॉस बी ज्यादा पसंद है, बी क्रॉस ए कम पसंद है, होता है, ठीक है। इसीलिए आदमी ए क्रॉस बी के ऊपर ज्यादा भागता है। बट आप हमेशा याद रखिए बी क्रॉस ए क्रॉस बी दोनों से आपको बिल्कुल डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और बी क्रॉस ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी आप ये समझ जाइए सीधा, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो इनके जो ऊपर से ऐसे परपेंडिकुलर रहेगा, आप मान के चलिए तो ये ए क्रॉस बी है। यदि ये नीचे है तो ये क्या है?
बी क्रॉस ए, नीचे से परपेंडिकुलर रहेगा तो बी क्रॉस ए हो जाएगा। या मान लीजिए यदि ये ए क्रॉस बी है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए हो जाएगा। मतलब दोनों ही केस में ये क्या है, परपेंडिकुलर ही है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आप तभी परपेंडिकुलर बोलेंगे तभी आप या तो ए क्रॉस बी बोलेंगे इसको। पहले तो आप ये समझिए, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अभी जो बोल रहे थे, करा क्या, सी इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, देन वेक्टर सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी। यदि सी ए और बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब पक्का सी या तो ए क्रॉस बी के बराबर है या तो बी क्रॉस ए के बराबर है। ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? सी एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, बी के भी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब इसको आप ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, कहीं पर हम कहां ड्रॉ करें, इसको मिटा देते हैं यहां पर और इसको ड्रॉ कर देते हैं। चलिए मान लेते हैं एक स्पेस है जहां पर ये वेक्टर ए है, इसी स्पेस में एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी इस प्रकार से है। ये वेक्टर सी है और अब आपको दिख रहा है ये दोनों, ये सब एक प्लेन में है। ये सब जितना भी चल रहा है ना गेम, ये एक प्लेन में है, लेकिन ये प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर है। जब ये ऐसे है, ऐसे है, क्या ऐसे यदि आप दिखाते हैं इस चीज को, तो क्या ये वेक्टर जो है सी है बी के परपेंडिकुलर है और ये वेक्टर जो आपको सी दिख रहा है ए के परपेंडिकुलर है। देयरफॉर आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पर कि वेक्टर सी वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर है। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि परपेंडिकुलर हम दिखा रहे हैं नीचे से है या ऊपर से, ये तो तुरंत पता चल रही है मेरे को। इसीलिए यहां पर बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसीलिए हम आप बोल सकते हैं यहां पर सी जो है ए और बी के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब सी ए क्रॉस बी हो सकता है या सी जो है बी क्रॉस ए हो सकता है। समझ में आया क्या? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए अब इसके ऊपर बहुत सारा बात हम किए हैं, और भी थोड़ा सा बात करते हैं। इसको अब मिटाते हैं इस क्वेश्चन को। यहां तो ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि उतना ज्यादा टफ है समझना इस चीज को, काफी आसान है इस चीज को समझना। अब जैसे देखिए, आपसे कोई आदमी ये पूछता है, ध्यान दीजिएगा यहां पर, आपसे ये पूछता है कि एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, ओके। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ए है, और आपसे पूछा ये जा रहा है कि एक ऐसा वेक्टर लिखने के लिए, मतलब नहीं ऐसा वेक्टर लिखने के लिए नहीं, वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखने के लिए। ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या बोल रहे हैं। एक आदमी बोल रहा है क्या, एक जगह वेक्टर एक ए और बी दो वेक्टर जो किसी स्पेस में है, स्पेस में हो या जैसे भी हो, ठीक ना, उसके लिए कोई जरूरी नहीं है स्पेस में होना चाहिए। तो हम ऐसे भी तो ले सकते हैं, ए मान लीजिए यहां पर है, बी यहां पर है, तो परपेंडिकुलर तो ऐसे भी हो सकता है ना, ऐसे भी तो खींचा जा सकता है। इसमें क्या दिक्कत है? नहीं आई बात समझ में? ऐसे भी तो हम लोग परपेंडिकुलर बोल सकते हैं ना। या आप ऐसे समझिए, अच्छा थोड़ा सा एक और हम यहां डायग्राम ले लेते हैं, जैसे स्पेस का भी हम थोड़ा सा बात कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अभी जो हम बोल रहे थे ना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उनके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक ना, इसके ऊपर यहां पर बात चल रही थी। एक चीज और यहां आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, चलिए इसको मिटाते हैं। अब आपको समझ में आ गया है, ये काफी मजेदार चैप्टर है। एक क्रॉस मतलब ये क्रॉस प्रोडक्ट, इसमें भी आप देखेंगे आईआईटी में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से। आईआईटी एडवांस का बात कर रहे हैं हम, मेंस का बात नहीं कर रहे हैं। एडवांस में भी इस बार 2020 में जो क्वेश्चन आया है, काफी आसान क्वेश्चन आया वेक्टर में, ठीक है। अभी देखिए हम आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जैसे देखिए एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, तीसरा वेक्टर सी है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, और ये जितने भी वेक्टर्स हैं ना, सब के सब एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं ना, सब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, लंब है ना। मतलब ये और ये भी परपेंडिकुलर एक दूसरे पर, ये और ये भी है, ये और ये भी है, तीनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। तब यदि आपसे ये पूछा जाए, ठीक है, अब जैसे देखिए ए क्रॉस बी के बारे में आपसे पूछा जाए, ए क्रॉस बी के बारे में, ए क्रॉस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, वेक्टर सी, है ना। अब जैसे मान लीजिए ए और बी दे दिया और सी दे दिया, बोल रहा है क्या तीनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर सी फाइंड आउट करें।
क्वेश्चन में आपसे ये भी दिया जा सकता है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ए और बी गिवन है वहां पर, देन फाइंड वेक्टर सी। तो आपको वहां बिल्कुल भी सोचना नहीं है, सी निकालने के लिए सीधा सीधे आप ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, ठीक है। उस तरीका से देखिए यहां पर अब आपको बी क्रॉस सी है, और मान लीजिए एक हम अच्छे से लिए हैं सबके सब, ऐसा नहीं कि नीचे वाला बात है, ठीक है। जब आप बी से सी को क्रॉस करेंगे, बी से सी को क्रॉस करेंगे तो ये आ जाएगा, क्लियर है। तो चलिए हम इसको इससे करते हैं क्रॉस। अच्छा पहले चलिए एक बात और, यदि आपसे ये पूछा जाए कि बी क्रॉस ए वेक्टर क्या होगा, तो आप बता दीजिए यहां पर माइनस सी। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताए हैं कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता है बी क्रॉस ए के। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन करने के लिए किसी एक में आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या तो इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, या तो आप किस में मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से, इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। नहीं आई बात समझ में? तो इतना इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, ए क्रॉस बी आपको गिवन है, तो क्या लिखेंगे आप, माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ वेक्टर सी। बी क्रॉस ए जो है माइनस ऑफ वेक्टर सी आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप फिर से बी क्रॉस सी निकालेंगे तो ए के बराबर आ जाएगा, और सी क्रॉस बी निकालेंगे, जैसे चलिए यहां पर जब आप बी क्रॉस सी निकालेंगे, अब देखिए बी और सी, इसका मतलब बी क्रॉस सी का मतलब ये क्या चाहता है, बी और सी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है ना वही इसके बराबर होगा। आप देख लीजिए बी और सी के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या है, वेक्टर ए है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। बी क्रॉस सी का मतलब होता है वैसा वेक्टर जो दोनों के परपेंडिकुलर हो, तो ये दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर वेक्टर ए ही है ना, या इसके डायरेक्शन को यदि आप जैसे ही चेंज करेंगे, इसी में केवल माइनस से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, हो गया। अब जैसे चलिए आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है सी क्रॉस ए बताइए, सी क्रॉस ए का मतलब वैसा वेक्टर का खोज हम कर रहे हैं जो क्या हो, वैसा वेक्टर का खोज जो सी और ए दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो सी और ए दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा है, वेक्टर बी। देख लीजिए दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर वेक्टर बी है, और आप यदि आपसे यदि ये पूछा जाए सी क्रॉस ए, तो आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तब इसी बात से एक रिजल्ट सामने आती है, कौन सा रिजल्ट, सभी रिजल्ट के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, थ्योरी जब लिखने लगेंगे, तो पहले आप हर चीज को समझ लीजिए। आप जानते हैं ये हो गया जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई एक्सिस, हाँ है ना, और एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्स एक्सिस के अलोंग वाई एक्सिस के अलोंग जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो होता है ये आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा जब ये तीनों के तीनों परपेंडिकुलर है तो इसके अलोंग यूनिट वेक्टर भी क्या होगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएगा। हम अभी क्या बोले, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऑल ऑफ दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये बात आप जानते हैं पहले से। तो आप ऐसे ही बोल सकते हैं तीनों वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ना वो भी क्या होगा, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आई क्रॉस जे यदि आपसे पूछा जाए तो आई क्रॉस जे ऐसे समझिए आप, आई मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, जे मतलब वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, तो आई क्रॉस जे किसके बराबर, अब आई क्रॉस जे के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा ना वो इसके बराबर होगा। और चलिए ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर के अलोंग कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर के, तो के हो जाएगा, समझ में आया क्या। अच्छा अब जैसे देखिए अब इसी में जे क्रॉस आपसे आई पूछा जाए, जे क्रॉस आई यदि पूछा जाए आपसे तो क्या करेंगे सीधा, तो जे क्रॉस आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई दोनों मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट, समझ में आया क्या, ये दोनों वेक्टर मैग्नीट्यूड में सेम और डायरेक्शन में अपोजिट है। देयरफॉर क्या करेंगे, अब सेम डायरेक्शन में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, माइनस डाल करके, चूंकि आई क्रॉस जे के बारे में मुझे पता है, अब दोनों इक्वल हो गया, अब इसमें आप रखेंगे तो माइनस कितना आ जाएगा, के। इसी प्रकार से चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाएगा जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होगा, जे क्रॉस के मतलब जे क्रॉस के एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर जे और वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वेक्टर जे और वेक्टर के परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर, वेक्टर मतलब वाई एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या होता है, आई। इसी को जब आप इंटरचेंज करेंगे
तो यहां केवल आपको माइनस लगा देना है। फिर चलिए के क्रॉस आई का बात करेंगे तो यहां लिख देंगे जे, और फिर आई क्रॉस के का बात करेंगे तो माइनस जे आ जाएगा। इसी चीज को याद रखने का तरीका बहुत सारे मैथ्स पढ़ाने वाले लोग इस प्रकार से बिठा दिए हैं। एक सर्कल आप ले लो, इस पर आई ले लो, इस पर जे ले लो, इस पर क्या ले लो, के ले लो। हाँ या ना, समझ में आ रही है क्या? अब इसको आप ऐसे घुमा दो, ऐसे। तो यदि आपको आई क्रॉस जे पूछा जाए, जैसे आई क्रॉस जे पूछा जाए तो आगे वाला आप बोल दो। फिर के क्रॉस जे क्रॉस के पूछा जाए तो आप आई बोल दो। के क्रॉस आई पूछा जाए आप जे बोल दो। समझ में आया क्या? इसी को उल्टा घुमाएंगे तो आप क्या कीजिए, माइनस लगा दीजिए बस। माइनस क्यों लगाते हैं ये बात आपको पता है या नहीं? अभी हम आपको बताए थे ना कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस सेम मैग्नीट्यूड में सेम, मतलब लंबाई में सेम होता है बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है। सेम डायरेक्शन में लाने के लिए, मतलब वेक्टर को इक्वल करने के लिए किसी एक हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया क्या? वही इसीलिए हम क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चलिए यहां पर जैसे मान लीजिए जे क्रॉस आई आपसे पूछा जाएगा तो आप माइनस यूनिट वेक्टर के बोलिए। फिर के क्रॉस जे पूछा जाए तो माइनस यूनिट वेक्टर आई बोलिए, और आई क्रॉस के पूछा जाए तो यूनिट वेक्टर जे बोलिए। ठीक है, इतना बात आपको याद होना चाहिए। उसके बाद फिर चलिए थोड़ा सा एक और बात हम करना चाहते हैं। जैसे यहां देखिए ए क्रॉस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए यदि आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले, अब बहुत सारे बच्चे ने ये सब चीज को रट लेता है। ठीक है, रटने से बेटा काम थोड़ी नहीं चलेगा। आप रट लोगे तो क्या लगता है आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। चलो एक किताब जिसको आप फॉलो करते हो उसका आप क्वेश्चन बना लोगे, लेकिन हर किताब का क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। वही आईआईटी एडवांस में एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है, मतलब एक्स्ट्रा चीज नहीं लगता है। आपका बेसिक तो अच्छा होना चाहिए हर चीज को समझने के लिए। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो बच्चे कोटा में पढ़ते हैं या बाहर पढ़ते हैं ना, उसी बच्चे का केवल मैथ्स उसका बेसिक उतना अच्छा हो पाता है। ऐसा कोई बात नहीं है। कंसेप्ट आपका अच्छा करने के लिए, ठीक है, अच्छे से थ्योरी का जानकारी होना जरूरी है। मतलब आप कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे, उसके बारे में आप सोचेंगे कब, जब आपका कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा। वही क्लियर नहीं, केवल क्वेश्चन बनाने तो आपका कभी भी कंसेप्ट अच्छा नहीं बिल्डअप हो पाएगा। ठीक है, जिस किताब को आप फॉलो करते हैं बस वही तो बनेगा, उसके अलावा दूसरा किताब तो आपसे बनेगा ही नहीं बिल्कुल भी। अब जैसे ए क्रॉस ए के बारे में पूछा जा रहा है, मान लो कि हम भूल गए, मेरे को याद नहीं है, मान लेते हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी ए क्या होगा, तो हम ऐसे समझते हैं कि ए क्रॉस ए क्या होगा। ए क्रॉस ए का मतलब समझते हैं। ए क्रॉस ए एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर ए और वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, फिर से एक बार बोलते हैं ना, ए क्रॉस ए एक वेक्टर क्वांटिटी है। ऑब्वियस सी बात है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट के वेक्टर होता है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं। इसके बाद क्या कहना चाहता है, यदि आप ए क्रॉस बी के बारे में जानते हैं, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब जिससे जिसको क्रॉस आप करते हैं वो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है ए क्रॉस बी। नहीं आई बात समझ में? आई बात समझ में कि वेक्टर ए क्रॉस बी जब आप निकालते हैं, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है, वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर है। ए और बी परपेंडिकुलर है कि नहीं है उससे उसको कोई मतलब नहीं है, बट ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। बट वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर जो है ना वही है ए क्रॉस बी। ए और बी परपेंडिकुलर हो कि नहीं हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ए और बी के परपेंडिकुलर जो वेक्टर है ना वही है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। समझ में आ गया? ठीक है, तो वही हम आपको यहां पर बताना चाह रहे हैं ए क्रॉस ए के बारे में। ए क्रॉस ए यदि आपको निकालना है तो आप ही बताइए मुझे, ए क्रॉस एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर और वेक्टर ए के भी परपेंडिकुलर है। कोई वेक्टर ए क्रॉस ए, कोई वेक्टर ए से मतलब कोई सेम वेक्टर सेम के परपेंडिकुलर कैसे हो सकता है? आप देख लीजिए, ए क्रॉस एक वेक्टर क्वांटिटी जो इसके और इसके परपेंडिकुलर है, इसके और इसके सेम वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो कोई नहीं हो सकता। जैसे आपके पास में एक भी रुपया नहीं है तो आप बोलते हैं मेरे अकाउंट में जीरो बैलेंस है, मेरे पॉकेट में जीरो बैलेंस, ऐसे बोलते हैं ना। वेक्टर ए के परपेंडिकुलर थोड़े ना होगा। समझ में आया कि नहीं? ए क्रॉस ए वेक्टर ए और वेक्टर ए के परपेंडिकुलर थोड़े होगा। ए और ए तो अलग अलग वेक्टर है ही नहीं, दोनों तो एक ही वेक्टर है। इसका मतलब नहीं है तो जीरो बोलेंगे, और क्या। और वेक्टर चैप्टर पढ़े इसलिए जीरो वेक्टर बोलेंगे। इसका मतलब किसी वेक्टर में उसी वेक्टर का क्रॉस करने पर उसका वैल्यू जीरो बराबर आ जाता है। क्लियर है?
अब जैसे देखिए मेरे को I क्रॉस I पूछा जाए तो हम बोलेंगे 0, J क्रॉस J पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे 0, K क्रॉस K पूछा जाए तो हम ऑब्वियस सी बात है 0 ही बोलेंगे, क्योंकि यहां से ही मुझे पता चल गया कि A क्रॉस A क्या होता है 0 के बराबर, चूंकि वेक्टर A के परपेंडिकुलर होगा ही नहीं, एक दूसरे पर ही ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है, तो परपेंडिकुलर दिखाएगा ही नहीं ना। ऐसे भी दोनों के बीच का एंगल क्या है 0, आगे भी आपको ऐसे पता चल जाएगा, लेकिन जो A क्रॉस A का कंसेप्ट है उससे हम यहां पर रिजल्ट निकाल लिए, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं, A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, A और A के बीच का एंगल देख लो 0 है, तो हम अरे ठीक है 0 तो है, लेकिन A क्रॉस B के बारे में जो आप जानते हैं ना, वहां से पहले आप रिजल्ट तो लिख लीजिए, ठीक है। तो A क्रॉस B के बारे में आपको पता चल गया, B क्रॉस A के बारे में पता चल गया। अभी देखिए आपसे क्या क्या डिमांड कर सकता है, ठीक है, आपसे डिमांड ये भी करेगा कि वेक्टर A और वेक्टर B के, वेक्टर A और वेक्टर B के, A और B के बारे में कुछ नहीं बोला कि A और B परपेंडिकुलर है क्या है, नहीं है। वेक्टर A और वेक्टर B के परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग, समझ में आया क्या, यूनिट वेक्टर आप मुझे बताइए, ध्यान देना है। वेक्टर A और वेक्टर B के परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर मुझे बताओ क्या होगा। समझ में आया क्या हम क्या बोल रहे हैं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड यूनिट वेक्टर अलोंग दे सकते हैं, अलोंग परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एंड वेक्टर B। तो आप ऐसे समझिए कि एक वेक्टर A ऐसे है, या आप मान लीजिए ये B है, इसी स्पेस में एक वेक्टर A ऐसे है। ये दोनों को हम एक जगह नहीं किए हैं इस बारे में। बच्चे लोगों को लगता है क्या कि ऐसा होगा तभी हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एक ही जगह रहेगा तभी, ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक स्पेस में वेक्टर है, मान लीजिए ये एक स्पेस है। अब देखिए A और B के परपेंडिकुलर ये भी है और इनके जस्ट नीचे वाला, तो हम इसको ऐसे दिखा देते हैं, ये ऊपर वाला हो गया, नीचे वाले को मैं ऐसे दिखा देते हैं जो उधर होता। जैसे मान लीजिए एक इधर होता, इसको मैं ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, पीछे वाला। तो इस चीज को देखिए, इस चीज को आप लिख लीजिए B क्रॉस A, और इसको क्या बोल देते हैं A क्रॉस B बोल देते हैं। अब आप क्या देखें, ये A क्रॉस B जो ऐसा वेक्टर है जो इनके भी परपेंडिकुलर है, इनके भी परपेंडिकुलर। यदि ये दोनों स्पेस में है तो ये स्पेस में नहीं है, सीधा ऐसे, ये स्पेस है तो ये ऐसे होगा, या मान लीजिए ये ऐसे होगा, इधर होगा, ये नीचे वाला वेक्टर। अब देखिए इनके अलोंग यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है, इनके अलोंग। तो आपको वेक्टर पता है, यूनिट वेक्टर आप आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी एक वेक्टर ही होता है। और यदि आपको वेक्टर फाइंड आउट पहले से किया हुआ रहता है तो आप आराम से यूनिट वेक्टर उसके अलोंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो A क्रॉस B के अलोंग, मतलब इस वेक्टर के अलोंग मुझे क्या, मतलब इस वेक्टर का लेंथ यदि 15 सेंटीमीटर का तो मुझे 1 सेंटीमीटर का वेक्टर चाहिए। इस वेक्टर का लेंथ यदि 5 सेंटीमीटर का है तो मुझे 1 सेंटीमीटर का वेक्टर चाहिए। इस वेक्टर का लेंथ यदि 3 सेंटीमीटर का है तो मुझे 1 सेंटीमीटर का वेक्टर चाहिए। कैसे निकालेंगे हम, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग A क्रॉस B क्या होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग A क्रॉस B हो जाएगा क्या। चलिए हम अभी बोल जो रहे हैं उसी को हम यहां पर लिख भी सकते हैं, बाद में लिखेंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर A क्रॉस B, चलिए मान लेते हैं ये 3 यूनिट का है, 1 यूनिट का वेक्टर मुझे चाहिए। 1 यूनिट का वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, 1 यूनिट का वेक्टर मान लेते हैं, इसका 1 यूनिट यही है। इसको निकालने के लिए इस पूरे वेक्टर में जो भी वेक्टर गिवन है उसमें उसी के मैग्नीट्यूड से आप क्या कीजिए, डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है। समझ में आया क्या। अब चलिए यहां पर इस जगह पर आते हैं, इसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालेंगे। ये भी 3 यूनिट का ही होगा, क्योंकि जितना यूनिट का ये होगा उतना यूनिट का ये भी होगा, क्योंकि A क्रॉस B और B क्रॉस A मैग्नीट्यूड में सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट होता है बच्चे लोग, ठीक है। समझ में आया क्या, ये बात याद रखना। तो अब 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया, 1 यूनिट ये हो गया। अब मुझे 1 यूनिट का ही वेक्टर चाहिए। अच्छा, तो ये वेक्टर क्या हो जाएगा, B क्रॉस A बाय B क्रॉस A का मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे से लिख लें क्या, ताकि हम इसको जनरलाइज कर पाए। इसी चीज को हम ऐसे लिख लेते हैं, माइनस ऑफ A क्रॉस B बाय B क्रॉस A, और A क्रॉस B दोनों मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है,
ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए दोनों मैग्नीट्यूड में सेम होता है, इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। आप क्या देख रहे हैं, ये जो वेक्टर है ना, ये वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को दिखाता है, ये भी और ये भी। समझ में आया क्या? अरे ये वेक्टर भी तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर है, ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर ये भी है, और ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर ए क्रॉस बी भी है। तो ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर ये है, बी क्रॉस ए के अलोंग यूनिट वेक्टर ये है। तो दोनों ही वेक्टर क्या है, ये दोनों ही क्या है, यूनिट वेक्टर है, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग। ठीक है, इसी चीज को आप ऐसे बोल सकते हैं, इज गिवन बाय प्लस माइनस ए क्रॉस बी बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर है? यहां तक बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, बस इतना ही तो पढ़ने के लिए है। अब हम आगे आपको लेकर के चलते हैं, मतलब शुरू से है ना, 5 मिनट मेरे को नहीं लगेगा लिखने में रिजल्ट इसका। ठीक है, एक चीज और है, चलिए तो उसको भी देख ही लेते हैं, फिर उसके बाद रिजल्ट हम लिखने लगेंगे तो लिख ही देंगे रिजल्ट को पूरा पूरी। उसको भी हम क्यों छोड़े, है ना, छोड़ना सही बात नहीं है। बात नंबर 1 है कि जैसे चलिए वेक्टर ए क्रॉस बी मुझे लिखना है। बात नंबर 1 क्या है, वेक्टर ए क्रॉस बी मुझे लिखना है और वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है। तो चलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी लिख लेते हैं यहां पर, है ना। पहले वेक्टर ए लिख लेते हैं, a1 इंटू यूनिट वेक्टर आई, b1 इंटू यूनिट वेक्टर जे, c1 इंटू यूनिट वेक्टर के। ठीक है, और वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या है, a2 इंटू यूनिट वेक्टर आई, b2 इंटू यूनिट वेक्टर जे, c2 इंटू यूनिट वेक्टर के। अब मेरे को निकालना है a क्रॉस बी, काफी इंपॉर्टेंट है ना, a क्रॉस बी निकालना है। a क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, तो यहां ले लेंगे यूनिट वेक्टर आई, यहां ले लेंगे यूनिट वेक्टर जे, यहां ले लेंगे यूनिट वेक्टर के। ठीक है, उसके बाद फिर ले लेंगे a1, पहला वेक्टर जो है उसका जितना भी स्केलर कंपोनेंट है सबको क्या कीजिए, सेकेंड कॉलम में रो में लिख लीजिए b1 और c1। दूसरा वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है उसको थर्ड रो में लिख लीजिए, और डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आपको आता ही है, सॉल्व कर लीजिएगा, a क्रॉस बी निकल जाएगा। तो a क्रॉस बी हम कब निकालेंगे, जब इस मेथड का यूज करके, जब वेक्टर ए दिया हुआ रहेगा, वेक्टर बी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यदि आपसे पूछा जाए वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हम आपको बता देते हैं। वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू क्या, साइन थीटा। ठीक है, क्या होता है इसका, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला है ये ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को निकालने का। तो चलिए पहले इसको हम मिटाते हैं। अब जैसे फिर से चलिए, जैसे कभी कभी हम आपको ये भी बताएंगे ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए ए क्रॉस बी वेक्टर मेरे को निकालना है, तो क्या हम कैसे बताएं, किसी वेक्टर को लिखने का तरीका हम आपको बता दिए है ना, कि यदि आपको कोई भी वेक्टर लिखना है सबसे पहले उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को आप पहले लिखिए और उसके बाद उनके अलोंग यूनिट वेक्टर को लिखिए। ठीक है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग इंटू यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। और आप जानते हैं ए क्रॉस बी के अलोंग यूनिट वेक्टर ये होता है एन कैप। ठीक है, ये आपको अभी बता दिए निकालने के लिए, खैर कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारे लोग इसी चीज को ऐसे लिखते हैं, ए का मॉड बी का मॉड इंटू साइन थीटा इंटू यहां पर लिख देते हैं क्या, एन कैप। और एन कैप जो है ना वही तो है ए क्रॉस बी बाय ए क्रॉस बी का
मैग्नीट्यूड। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब अभी हम डिस्कस कर लेंगे। अब जैसे देखिए कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि सर आप मेरे को ये बताइए, सर क्लियर कीजिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा कैसे होता है ना? तो ये जो है ए क्रॉस बी वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो दो कॉन्जुगेटिव वेक्टर है, ठीक है, उनसे बना पैरेललोग्राम के एरिया को दिखाएगा। ये जब वेक्टर ए और वेक्टर बी, जैसे देख लीजिए यहां पर, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर ये बी है, और जब आप इस पैरेललोग्राम का ज्योमेट्रिकल ए क्रॉस बी का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन यही है, ठीक है, जब आप इसका एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। और इसी चीज को जब आप इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालेंगे, इसी चीज को जब आप निकालेंगे, मतलब ए क्रॉस बी जो है इसका एरिया को दिखाता है। क्लियर? इस मतलब वेक्टर का मतलब इस पैरेललोग्राम के एरिया को दिखाता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना, एरिया वाला मेथड से, तो यही यहां से आपको मिल जाएगा क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। समझ में आया क्या? चलिए पहले हम अब लिखना स्टार्ट करते हैं, शुरू से कंसेप्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर हम आगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर two vectors, two non-zero vectors, then cross product of vector A and vector B is denoted by A cross B and is defined as A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा into n cap, where n cap is a unit vector along vector A cross vector B। अब जैसे देखिए, यदि आपको पता ही नहीं होता अभी n cap के बारे में, तो ये डेफिनेशन हम लिखा करके निकल जाते हैं, आपको बिल्कुल फील ही नहीं आता। अब यदि हम आपको पढ़ाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट का जितना भी कंसेप्ट है सब समझाएंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। समझ में आया क्या? काफी आसान चीज है। अब आपको आपके लिए तो काफी आसान हो गया आप ये, ठीक है ना। ये हो गया क्रॉस प्रोडक्ट का टू वेक्टर्स। बाद बाकी हम हर चीज आपको बता दिए हैं कि यूनिट वेक्टर जो है ए क्रॉस बी वेक्टर का डायरेक्शन वो कैसे, ए क्रॉस बी वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, है ना। यदि आप ए पर रखते हैं राइट हैंड को, है ना, उसको यदि आप बी की ओर घुमाते हैं तो राइट हैंड थंब की ओर ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज में देखिए, ए क्रॉस बी इज ए वेक्टर क्वांटिटी व्हिच इज ए क्रॉस बी एंड कर देते हैं यहां पर, A cross B and B cross A are vector quantity which is
परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर ए क्रॉस बी और वेक्टर बी क्रॉस ए क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब ये दोनों के दोनों क्या है? वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर है, ए क्रॉस बी बी और बी क्रॉस ए बी। समझ में आया क्या? तो याद रखिएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड दोनों के दोनों क्या होता है? इक्वल। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड दोनों दोनों क्या होता है? इक्वल होता है। समझ में आया क्या? ये काफी आसान सा बात है। तीसरा नंबर में चलिए, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव अपोजिट इन डायरेक्शन। दोनों के डायरेक्शन में क्या है? मतलब अपोजिट है, मतलब दोनों डायरेक्शन में क्या है? अपोजिट है। वेक्टर ए और वेक्टर बी, मतलब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या है? डायरेक्शन में अपोजिट है, होता है। ठीक है, डेट इज आप ऐसे बोल सकते हैं, दोनों के दोनों का मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन में अपोजिट। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, जब डायरेक्शन में अपोजिट है मैग्नीट्यूड में सेम, तो किसी एक में माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों इक्वल हो जाएगा। या तो आप चाहें तो इसमें कर लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई, आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार से, आपको जो चाहिए, ठीक है, उसके अनुसार से ये सही है। बाद बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसमें से किसको ज्यादा लाइक करते हैं, इसको या इसको। मेरे को ज्यादा पसंद ये है, बी क्रॉस ए को माइनस ऑफ ए क्रॉस बी लिखना। ठीक है, आपको क्या पसंद है वो आप डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब चलिए, हम आपको अभी जस्ट बोले हैं, लेक्चर बहुत लंबा हो गया है ना, उस वजह से पीछे जितना भी डिस्कशन हुआ उसका ये कुछ भी नहीं है ना, उसका कहीं शॉर्ट रिवीजन बोलिए। ए और बी दो वेक्टर नॉन जीरो वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे और डिफाइन देखिए ऐसे होता है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू sin थीटा इनटू एन कैप। एन कैप क्या है? एन कैप एक वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ए क्रॉस बी के अलोंग। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए क्या होता है? मतलब वेक्टर क्वांटिटी ही है जो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है, बट डायरेक्शन में अपोजिट है। तो ए क्रॉस बी इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, या बी क्रॉस ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन तक लिख लिए थे, है ना। अब जैसे देखिए ए क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब कोई वेक्टर में यदि उसी वेक्टर से आप क्रॉस करते हैं तो उसका वैल्यू कितना के बराबर आ जाता है? जीरो के बराबर। तो याद रखिएगा ए क्रॉस बी कभी भी बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दो अपोजिट वेक्टर इक्वल वेक्टर कैसे कहलाएगा? ये दोनों तो अपोजिट है ना, मैग्नीट्यूड में सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। दो अपोजिट वेक्टर को आप इक्वल थोड़ी नहीं बोल सकते हैं, इसीलिए ये दोनों बराबर नहीं आएगा। तो याद रखिएगा m इंटू मान लीजिए a है अक्रॉस n इंटू b है, तो आप यहां पर स्केलर को कोई आज तक ब्रेक नहीं कर पाए। स्केलर तो नॉर्मली उसी प्रकार से क्रॉस होगा, जैसे अभी हम आपको बोले हैं ना 2 इंटू 3 6 होता है, तो बस यहां पर ये क्रॉस उसी प्रोडक्ट का काम करेगा। ठीक है, लेकिन वेक्टर में इसका जो है मतलब अपना अलग रूल रेगुलेशन चलता है, ये दोनों के लिए चलेगा अलग अलग, लेकिन इसके लिए तो सेम टू सेम होगा ना। तो m इंटू एन कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाद बाकी क्रॉस प्रोडक्ट इस पर आ करके सेट हो जाएगा। ठीक है,
हाँ, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि ए क्रॉस जैसे कहीं बी प्लस सी है, तो यहां पर आपको ऑर्डर बाय ऑर्डर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ए क्रॉस बी के हैं तो ए का पहला पोजीशन, मतलब पहले ए को ही रखेंगे, उसके बाद बी को, पहले ए को उसके बाद सी को। ऐसा नहीं कि बी को पहले सी को, ए को बाद में रख लेते हैं। देख लीजिए यहां पर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, इसीलिए आपको यहां पर इस चीज को भी ध्यान देना चाहिए। क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस माइनस ए क्रॉस सी। ना कि ये नहीं कि यहां पर इंटरचेंज हम कर लेंगे तो मेरा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर या यूनिट वेक्टर अलोंग यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय प्लस माइनस ए क्रॉस बी बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यहां ले लीजिए यूनिट वेक्टर आई, यहां जे, यहां के, और चक्का को इस प्रकार से घुमाना है। आई क्रॉस जे, आई को जैसे करेंगे तो आगे वाला मिलेगा, जे क्रॉस के, ये आई है, एंड जे क्रॉस आई उल्टा दीजिएगा, और उसका यहां पर भी जब आप उल्टाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। ये सब चीज हम आपको बता दिए हैं, आप याद कीजिए इसी लेक्चर में। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0 होता है। ठीक है, और वेक्टर बी दिया हुआ है क्या, a2 इंटू यूनिट वेक्टर i, b2 इंटू यूनिट वेक्टर j, c2 इंटू यूनिट वेक्टर k। देन a क्रॉस b। अब देखिए यहां पर a का जो स्केलर कंपोनेंट है पूरा पूरी है ना, तीनों का, i j k का, सबको आप क्या कीजिए सेकेंड रो में लिख लीजिए, और यहां हो जाएगा क्या, a2 b2 c2। ठीक है, अच्छा चलिए इधर मिटाते हैं। ये सब समझ में आया क्या, ए क्रॉस ए 0 के बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता है, एम इंटू ए रहेगा, क्रॉस एन इंटू वेक्टर बी रहेगा, तो क्रॉस एम और एन का कर लीजिए, निकाल लीजिए। जैसे दोनों का सिंपल अलजेब्रिक मेथड से कर लेंगे हम लोग। ए क्रॉस बी यहाँ रहेगा ही, ए क्रॉस बी प्लस माइनस सी रहेगा, तो इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे। ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए यूनिट वेक्टर अलोंग परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज गिवन बाय, हम आपको बता दिए थे वेक्टर इधर था, वेक्टर बी के परपेंडिकुलर वेक्टर के अलोंग। यदि यूनिट वेक्टर आपको लिखना रहे तो आप ऐसे लिखिएगा,
ठीक है, और इसके बारे में हम आपको पहले ही बता दिए। जब दो वेक्टर आपको गिवन रहेगा उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए तो डिटरमिनेंट मेथड से यूज करके बना लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Let vector A and vector B are let vector A and vector B are two adjacent sides of A। इसका मतलब होता है पैरेललो, है ना, पैरेलल ग्राम जीएम। पैरेलल लाइन आप जानते हैं ऐसे ऐसे लिखा जाता है, उसमें जीएम लगा दीजिए, इसको बोलना है पैरेललोग्राम। ठीक है, लेट ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, देन इट्स एरिया इक्वल्स टू वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। याद रखिएगा, जब दो वेक्टर मतलब किसी पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड गिवन रहेगा, मतलब दो लगातार साइड गिवन रहेगा, ठीक है, और उसका एरिया यदि आपसे बोली निकालने के लिए, कोई भी दो लगातार साइड यदि आपको गिवन है ना पैरेललोग्राम का, आप दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। ठीक है, तो उसका एरिया आपको मिल जाएगा। चूंकि लेक्चर काफी लंबा हो गया, नहीं तो इसके ऊपर हम बात कर ही लेते कैसे कैसे ये होता है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना तो याद रख सकते हैं। ठीक है, बाद में कभी ऐसा होगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए लेट D1 एंड D2 आर द vector D1 and vector D2 are the diagonal vectors of A, quadrilateral then its area इक्वल्स टू 1/2 D1 क्रॉस D2। ठीक है, यदि आपको किसी कोऑर्डिनेटरल का डायगोनल दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसका एरिया यदि पूछा जाए तो आप क्या कीजिए, दोनों के डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके उसमें 2 से डिवाइड लगा दीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल करके 2 से डिवाइड लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा उस कोऑर्डिनेटरल का। चलिए यहां थोड़ा सा इसका फिगर बना देते हैं आपको हम। ये मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और क्वाड्रिलेटरल तो आप जानते ही हैं, एक गंदा सा बनाइए, अच्छा वाला तो मत बनाइए कभी भी। ये ए है और ये बी, ये सी और ये डी। ये हो गया D1 वेक्टर, ये हो गया D2 वेक्टर। अब दोनों दिया हुआ है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 2 से डिवाइड लगा दीजिएगा, तो इस डायगोनल का नहीं क्वाड्रिलेटरल का एरिया आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है ना कि रोम्बस का एरिया हम कैसे निकालेंगे, अरे रोम्बस और पैरेललोग्राम को आप एक फील कीजिए, स्क्वायर का एरिया कैसे निकालेंगे, यहां से ही निकल जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए स्क्वायर का डायगोनल पता है, तो स्क्वायर भी तो एक क्वाड्रिलेटरल का काम करेगा ना। मान लीजिए किसी रेक्टेंगल का डायगोनल पता है, तो रेक्टेंगल भी तो क्वाड्रिलेटरल में, मतलब जितना भी है ना आपको मिल जाएगा। जो चीज आपको दिया हुआ रहेगा, जिसका भी एरिया आपको निकालने के लिए देगा, वहां से आप आराम से आइडिया लगा सकते हैं ये दोनों के हेल्प से। ठीक है, अब चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलिए लेट ए एंड बी आर टू, लेट ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, then its area equals to
1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ऐसे भी देख लीजिए, पैरेललोग्राम का एरिया आप निकालने के लिए जानते हैं, जब आप इसी को ऐसे मिला देंगे, ठीक है, तो आप देख लीजिए दो ट्रेंगल का एरिया मिला करके एक पैरेललोग्राम का एरिया होता है। समझ में आया क्या? तो क्या करेंगे, इसी में 2 से डिवाइड लगा देंगे, एक ट्रेंगल का एरिया निकल जाएगा। पैरेललोग्राम का एरिया आपको याद ही है, ट्रेंगल का एरिया क्या निकालने, तो सीधा सीधे आप ऐसे कर लीजिए। अब ट्रेंगल आइसोसेलेस हो, इक्विलेटरल हो, स्केलेन हो, है ना, कोई भी हो, तो उसका एरिया आप आराम से निकाल सकते हैं। इसमें एडजेसेंट साइड का मतलब कुछ होता ही नहीं है एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ट्रेंगल आपको दिख ही जाएगा ना, दो एडजेसेंट साइड आपको हमेशा दिखेगा ट्रेंगल में, उसके लिए तो बिल्कुल भी आपको दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आपको ये सोचना ही नहीं है। चलिए एक क्वेश्चन हम आपको लगाते हैं, ये सब के ऊपर नहीं है, क्वेश्चन है प्रूव दैट a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी इक्वल्स टू 2 इंटू ए क्रॉस बी। जैसे उसमें क्या होता था, वो वाला क्वेश्चन जो हम लोग करते थे डॉट प्रोडक्ट में, तो यहां आता था वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बट यहां ऐसा नहीं है। क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इक्वल्स टू 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। समझ में आया क्या? अब देखिए इतना इक्वल्स टू आपको प्रूव करना है। चलिए एलएचएस ले लेते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा क्या, ए प्लस बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी एलएचएस इक्वल्स टू। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का मेथड तो वही रहेगा, यहां क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग लगाएंगे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं आई बात समझ में? यदि आपको यहां पर क्रॉस करना है तो क्रॉस करेंगे, यहां बीच में क्रॉस है ना, तो इसको इसे करेंगे तो डॉट थोड़े करेंगे, क्रॉस करेंगे तो ए क्रॉस कितना आ जाएगा, ए प्लस, फिर इसको इसे प्लस नहीं माइनस, माइनस है ना, क्योंकि प्लस माइनस तो अलजेब्रिक चीज है, तो यहां प्लस है, यहां माइनस है, माइनस हो जाएगा, ए क्रॉस यहां हो जाएगा क्या, बी, ठीक है। अच्छा लगता है, यहां पर माइनस देना पड़ेगा मुझे, यहां माइनस होगा, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर यहां इसको ऐसे करेंगे तो प्लस आ जाएगा क्या, बी क्रॉस ए, फिर इसको ऐसे करेंगे तो आ जाएगा क्या, माइनस ऑफ बी क्रॉस बी। ओके, ए क्रॉस ए आपको बता दें 0 होता है, फिर यहां माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, फिर प्लस ऑफ बी क्रॉस ए माइनस 0, यहां हो जाएगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस ऑफ बी क्रॉस ए। ओके, अब यहां देखिए मेरे को लाना क्या है, ए क्रॉस बी में पूरी एक्सप्रेशन को ए क्रॉस बी में लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां ए क्रॉस बी में एक्सप्रेशन मिल चुका है मुझे, हाँ या ना, यहां पर ए क्रॉस बी में मुझे एक्सप्रेशन मिल गया है, इसको रहने देते हैं, प्लस है प्लस दे देंगे, और बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी में लाना है तो माइनस लगा देते हैं, है ना, और ए क्रॉस बी, और यहां करली ब्रैकेट बंद कर लीजिए, यहां आ जाएगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, फिर यहां प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा ऑफ ए क्रॉस बी, और जब आप दोनों को ऐड करेंगे माइनस ऑफ 2 इंटू ए क्रॉस बी। तो आप क्या देखे, आया क्या? हाँ ये आ गया, हाँ, लेकिन यदि हम a माइनस बी को यहां लिखें, a प्लस बी को यहां लिखें, तो दोनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट तब आएगा प्लस 2ab में, प्लस 2a क्रॉस बी में आएगा। समझ में आया क्या? यदि किसी पैरेललोग्राम का क्या मालूम रहे आपको, दो एडजेसेंट साइड मतलब लगातार साइड हो, जैसे देखिए दोनों लगातार है ना, ऐसा नहीं कि ये और ये मालूम है तो आप एरिया निकाल लेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये और ये आपको दो लगातार साइड पता होना चाहिए, मतलब ये और ये भी पता रहेगा तब भी आप एरिया नहीं निकाल सकते, ठीक है। तभी आप एरिया बता पाएंगे जब दो एडजेसेंट साइड आपको पता रहेगा। तो चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं, फिर जब दो पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड आपको पता रहे तो उसका एरिया यदि निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उस पैरेललोग्राम का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद यदि किसी कोऑर्डिनेटर का डायगोनल वेक्टर से यदि पता रहे तो उसका एरिया निकालना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों वेक्टर के डायगोनल का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड में 2 से डिवाइड लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा, उसका एरिया निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए ट्रेंगल का एरिया निकालते हैं। यदि किसी ट्रेंगल का दो साइड का लेंथ, यदि दो साइड मतलब दो साइड वेक्टर दिया हुआ रहेगा, है ना, मतलब दो साइड वेक्टर में दिया हुआ रहेगा, और उसका एरिया यदि आपसे पूछा जाए निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करेंगे, 2 से डिवाइड लगा देंगे, बस कहानी खत्म। अभी एक क्वेश्चन यहां पर हम लिए। अब देखिए स्टूडेंट, अब जो है क्या कहते, चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, एक और हम अपने मन से लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है प्रूव दैट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर a प्लस बी इक्वल्स टू 2 इंटू
ए क्रॉस बी, ये आपको कर लेना है, चूंकि अभी देखिए जस्ट हम यहाँ पर एक क्वेश्चन लगाए हैं इस तरीका का, है ना। अब चलिए एक क्वेश्चन और हम करते हैं। क्वेश्चन में है लेट वेक्टर ए इक्वल्स टू आई प्लस जे माइनस, या प्लस, चलिए छोटा सा ले लेते हैं क्वेश्चन, एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 इंटू जे माइनस के, देन फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ये निकालना है। तो आसान है, चलिए सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, उसका मैग्नीट्यूड तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो वेक्टर ए दिया हुआ क्या है, यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस यूनिट वेक्टर के, और वेक्टर बी देखिए कितना दिया हुआ है 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई प्लस 3 इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस के। अब निकालना है मेरे को क्या, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, यहाँ हो जाएगा यूनिट वेक्टर आई जे, और यहाँ लिख लीजिए के, फिर यहाँ लिख लीजिए 1 1 1, फिर यहाँ 2 3 माइनस 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है मेरे को, डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपको आता है, इसको लेंगे इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -3। डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए आपको आता है, ये मान करके हम चलते हैं, इसीलिए आंख बंद करके हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसको ऐसे करेंगे -1, इसको ऐसे करेंगे -2 आ जाएगा। ठीक है, प्लस फिर यहाँ ले लेते हैं यूनिट वेक्टर के, इसको ऐसे करेंगे 3 -2, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा -4 इंटू यूनिट वेक्टर आई, और यहाँ आ जाएगा कितना -3 +3 इंटू यूनिट वेक्टर जे, और प्लस क्या के, ये निकल गया क्या, ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 16 + 9 + 1 25 1 26। एक और क्वेश्चन, उसके बाद फिर आज कहानी को यहीं खत्म करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है लेट वेक्टर, चलिए इसी को लिख लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, चूंकि इसमें अभी हम एरिया देखिए निकाल लिए हैं 26 का स्क्वायर रूट, एरिया नहीं मतलब मॉडुलस निकाले हैं ए क्रॉस बी का। वेक्टर ए दिया हुआ है यूनिट वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है क्या 2 इंटू यूनिट वेक्टर आई 3 इंटू यूनिट वेक्टर जे माइनस के। करा इफ एक नंबर में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू adjacent sides of a parallelogram, then find its area। दूसरा नंबर में कह रहे हैं क्या, A and B are two diagonals vectors of a quadrilateral then find its area। तीसरा नंबर कह रहा है क्या, इतना एंड इतना आर, टू sides of a triangle then find its area। वेक्टर बी आर
diagonal of a parallelogram, then find its area। ए क्रॉस बी देखिए यहां पर अभी हम निकाल लिए हैं, ठीक है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना है, √26। ये बात याद रखिएगा। ए क्रॉस बी निकालने का मेथड हम आपको बता दिए हैं। ए क्रॉस बी निकालना कैसे है, वेक्टर ए क्रॉस बी यदि आपको निकालना रहे तो सबसे पहले डिटरमिनेंट का फर्स्ट जो कॉलम है उसमें आप क्या रो है उसमें आई जे के को आप शिफ्ट कर लीजिए। उसका फर्स्ट वेक्टर का जो स्केलर कंपोनेंट है तीनों आई जे के का उसको फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में, और वेक्टर बी का थर्ड रो में करके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लीजिएगा। तो ए क्रॉस बी आपको मिल जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड यहां पर दिया हुआ है, ठीक है। A and vector B are two adjacent sides of a rhombus then find its area। अब देखिए 7 क्वेश्चन जो है ना 7 सेकेंड में खत्म हो सकता है, इसमें कोई लोचा नहीं है, काफ़ी आसान है, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या है कि वेक्टर ए आपको दिया हुआ है, वेक्टर बी आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम देन फाइंड इट्स एरिया। कह रहा है कि यदि कि वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है यदि किसी दो पैरेललोग्राम का लगातार साइड है, नहीं किसी पैरेललोग्राम का दो लगातार साइड है, ठीक है, तो उसका एरिया बताइए। तो आप जानते हैं 1 नंबर में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम आपको बता दिए हैं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो कि निकालें तभी √26 आया है, हाँ है ना। बस इतना आपको याद रखना था। दूसरे नंबर में चलिए, इसमें क्या कहना चाहता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू डायगोनल्स वेक्टर्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल देन फाइंड इट्स एरिया। और आप जानते हैं कि यदि किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल वेक्टर यदि आपको पता रहता है, आज के दिन ये बोल दिया कि ये दोनों वेक्टर जो है ना किसी क्वाड्रिलेटरल का क्या है, डायगोनल है, तब उसका एरिया बताने के लिए तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल होता है 1/2 d1 क्रॉस d2। तो यहां पर d1 d2 की जगह पर a क्रॉस b है, a और b है ना, तो 1/2 a क्रॉस b हो जाएगा। a क्रॉस b अभी हम जस्ट निकाले थे, इससे जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में, उसी को भी हम कॉपी किए हैं। तो आप a क्रॉस b निकालने के लिए सीख लीजिए, ये सब चीज आप आराम से निकाल सकते हैं। उसका चलिए 4 नंबर में क्या कहना चाहता है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर, इफ यहां लगा हुआ है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल देन फाइंड इट्स एरिया। बस इसका यही एरिया ऑफ ट्रायंगल ले लीजिए। ट्रायंगल बराबर 1/2 इंटू ए क्रॉस, मतलब यही ए और बी यदि किसी ट्रायंगल का क्या हो गया, साइड हो गया, तो उसका एरिया निकालना है ए क्रॉस बी। तो मतलब हम क्या कि कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन टाइप का बना दिए हैं, ठीक है ना। मतलब 2 क्वेश्चन दिया, इतना सारा चीज का डिमांड यहां पर आपसे कर रहा है ये क्वेश्चन वाला, है ना।
उसके बाद चलिए फिर क्या कहना चाहता है 4 नंबर में कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का डायगोनल पता है तो उसका एरिया निकालना है। देखिए पैरेललोग्राम भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, ठीक है। तो जैसा क्वाड्रिलेटरल में तो हर चीज आ जाएगा ना, पैरेललोग्राम भी आ जाएगा, रेक्टेंगल भी आ जाएगा, स्क्वायर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा ना, रोम्बस भी आ जाएगा, हर चीज, काइट सब जितना भी है ना सबकी सब आ जाएगा। ट्रेपेजियम भी आ जाएगा जिसको आप लोग समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है, वो सब आ जाता है किस में, क्वाड्रिलेटरल में। तो ट्रेपेजियम का भी यदि आपको एरिया पूछता, यदि उसका डायगोनल दिया हुआ रहता, ठीक है, तो भी आप यही मेथड लगाते। तो मेरे को उम्मीद है कि ये आप कर लेंगे आराम से। रिक्वायर्ड एरिया हम लिख देते हैं यहाँ पर, कितना लिखेंगे, एरिया ऑफ क्या है वहां पर, पैरेललोग्राम। चलिए ठीक है, ये तो लिखना आसान है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या आ जाएगा, 1/2 ए क्रॉस बी। अब ये नहीं कि पैरेललोग्राम के एरिया में तो ए क्रॉस बी का केवल मैग्नीट्यूड है, तो 1/2 से क्यों डिवाइड लग गया। तो वहां पर जब एडजेसेंट साइड पता रहता है ना, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लगाते हैं। यदि डायगोनल का लेंथ पता रहेगा तो हम क्या करेंगे, 1/2 d1 इंटू d2 का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। चूंकि इसीलिए हम क्वाड्रिलेटरल के साथ ही खेल लिए कि सब के सब का आप आसानी से निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल हो जो भी हो, हर चीज का आप बता सकते हैं। अब मेरे को लग रहा है कि ये आप आराम से निकाल लेंगे, ए एंड बी आर टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए रोम्बस, देन फाइंड इट्स एरिया। अब तो इसका लगता होगा बच्चा लोगों को लगता है क्या कि रोम्बस का तो यहां बताया नहीं गया है, तो रोम्बस का कैसे हम निकालेंगे। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में कोई अंतर नहीं है। एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ जाएगा, सीधा सीधी, यहां 2 से डिवाइड करने का जरूरत नहीं, ठीक है, तो ये आ जाएगा यही। अब चलिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, देन फाइंड। आराम से ये वाला काम ही चलेगा, यहां पर भी चलेगा। अब देखिए 7 नंबर में क्या कर रहा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कॉन्जुगेटिव या कॉन्सिक्यूटिव साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, देन फाइंड इट्स एरिया। बस यही वाला कहानी। रेक्टेंगल का भी एरिया यदि आपसे पूछा जाएगा तो बस सीधा आप लगाइए, क्योंकि रेक्टेंगल को भी हम लोग क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम, उसका एडजेसेंट साइड गिवन है मेरे को, है ना, इसीलिए उसका एरिया आसानी से निकल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, आज कहानी को यहीं खत्म करते हैं। यदि आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज बनाएंगे तो मेरे को नहीं लगता है कि आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का डिस्कशन एक साथ कर देंगे, है ना, एनसीईआरटी का। चलिए थैंक यू, बाय बाय।